हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये 6th क्लास है। अभी तक हम लोग क्या क्या कंप्लीट किए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग कंप्लीट कर लिए बढ़िया से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंप्लीट कर लिए, बचा हुआ क्या है? इन्वेस्टिंग। अभी तक हम लोग क्या पढ़े? ऑपरेटिंग किससे रिलेट करता है? बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट करता है। फिनांसिंग किससे रिलेट करता है? फिनांस से, सोर्स ऑफ फिनांस से रिलेट करता है। और इन्वेस्टिंग कहाँ रिलेट करता है? इन्वेस्टमेंट से रिलेट करता है। तो अगर हम बैलेंस शीट को ध्यान से देखें, एक हम बैलेंस शीट बना रहे हैं छोटा सा, ठीक है, ये हम एक बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? एक नॉन करेंट एसेट्स होता है, ठीक है, और करेंट एसेट्स में दो चीज होता है। पहला क्या? अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और एक क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। एक कैश, एक अदर देन कैश। करेंट एसेट्स में ये दो आइटम होता है। और उधर लायबिलिटी में कौन कौन आइटम होता है? एक हो जाती है इक्विटी, कैपिटल से रिलेटेड, शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा क्या होता है? इक्विटी में हमारा दोनों आएगा, शेयर कैपिटल भी आएगा और रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा एक नॉन करेंट लायबिलिटी, बोले तो लोन्स, डिवेंचर वगैरह। और एक क्या होता है? करेंट लायबिलिटी। तो जनरली ये माना जाता है कि करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी डायरेक्टली बिजनेस के ऑपरेशन से जुड़ा होता है। करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी क्या होता है? लिंक्ड टू ऑपरेशन। कहां से जुड़ा हुआ होता है ये दो आइटम? ऑपरेशन जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि एग्जांपल लो, स्टॉक, डेटर्स, ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। स्टॉक बेचेंगे, पैसा आएगा, डेटर्स से पैसा रिकवर करेंगे, ये सारा सारा क्या है? बिजनेस ऑपरेशन है। लेकिन नॉन करेंट लायबिलिटी और इक्विटी, क्या ये हमारे ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है? क्या ये हमारे ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है? क्या हम लोग शेयर खरीदते बेचते हैं, यही मेरा बिजनेस है? नहीं, ये मेरा क्या है? सोर्स ऑफ फिनांस। ये कौन सा एक्टिविटी में मेरा आता है? फिनांसिंग। और चूंकि करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स किससे जुड़ा हुआ था? ऑपरेशन जुड़ा हुआ था। ये मेरा क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बैलेंस शीट का तीसरा साइड कौन कौन सा बचा अभी तक? नॉन करेंट असेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स मेरा क्या है? हमारा ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो ये कौन सा एक्टिविटी में आएगा? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एग्जांपल है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 1 लाख। दूसरा क्या है? क्रेडिट सेल 1,20,000। क्रेडिट परचेज 75,000। और कैश पेड टू क्रेडिटर्स 50,000। सैलरी एंड वेजेस पेड 10,000। इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि हमको निकालना क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी तक हम लोग इन्वेस्टमेंट तक पहुंचे नहीं है, अभी हम लोग कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग में ही घूम रहे हैं। मेरे को क्या बोला कि आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालो। हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ा भी, लेकिन कौन सा मेथड पढ़ा था? इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा था। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का दो मेथड था, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बोले तो डायरेक्टली मेरे को कैलकुलेट नहीं करना है, मेरे को प्रॉफिट से घुमा फिरा करके लाना है, वो डिफिकल्ट पार्ट था। और हम लोग वही किए थे पहले, हम लोग किए थे ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से घुमा फिरा के पता नहीं कैसे कैसे करके पता नहीं क्या क्या निकालते थे और निकाल के लाते थे लास्ट में क्या? कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है? नहीं। लेकिन मेरे को जानना क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता क्या है? होता ये है कि मेरे को ये जानना है कि मेरे बिजनेस ऑपरेशन से कैश कितना आया, मेरे बिजनेस एक्टिविटी से कैश कितना आया या गया। तो क्या जो नॉन कैश आइटम है उसको कंसीडर करना है? नहीं कंसीडर करना है। तो मेरे को देखना ये है कि कितना पैसा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, जैसे पहला अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, क्या डेटर्स से पैसा रिसीव होना मेरा ऑपरेटिंग आइटम का हिस्सा है? ऑपरेटिंग आइटम है। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या मैंने लिखा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। कितना पैसा रिसीव हुआ? 1 लाख। 1 लाख मेरा कैश रिसीव हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्रेडिट सेल कितना हुआ? 1,20,000। तो क्या क्रेडिट सेल होने की वजह से क्या मेरे पास पैसा आया था? क्या क्रेडिट सेल किया था मैं 1,20,000 रुपया, तो क्या मेरे पास पैसा आया? तो क्या यहाँ पे हम लिख दें कि कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,20,000 रुपये मेरा आ गया? नहीं है, क्योंकि पैसा ही नहीं आया। जब पैसा ही नहीं आया तो हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम सीधा सीधी कैलकुलेट कर रहे हैं भाई कि कितना पैसा आया तो इनफ्लो, गया तो आउटफ्लो। नेट में बताओ कितना पैसा आया या गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज, तो क्या क्रेडिट परचेज हम लोग जब किए तो क्या मेरे पास से पैसा गया? पैसा गया, हम लोग क्रेडिट परचेज किए, उधार में सामान खरीद के लाए, क्या मेरे पास से पैसा गया? तो क्या ये मेरा आउटफ्लो माना जाएगा? और बोल दें कि हाँ मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो हो गया, मेरा पैसा चला गया 75,000। भाई खर्च है, हम लोग अप्रूवल कंसेप्ट पढ़े थे, माने, लेकिन हम लोग कैश फ्लो निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कैश बेसिस का बात कर रहे हैं। जो कैश आया वो आया और जो गया वो गया। तो क्या 7500 में यहाँ पे माइनस कर दें 75,000? ये बोलिए कि मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है? नहीं, क्योंकि पैसा मेरे पास गया है कि नहीं गया है? नहीं गया है। उसके बाद क्या है? कैश पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हम लोग कैश पेमेंट किए, तो कैश पेमेंट कितना किए? 50,000। हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश गया है। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ये गया ना मेरे पास। अब बोलेंगे कि गया कितना? 50,000। ठीक है, और क्या? सैलरी एंड वेजेस पेड 10,000। तो पे हुआ है तो पैसा गया है, तो सैलरी एंड वेजेस पेड कितना? 10,000। तो नेट में मेरा कितना इनफ्लो हुआ? 40,000। इसको क्या बोल देंगे हम लोग? कैश फ्लो फ्रॉम क्या सर इस टाइप का क्वेश्चन भी दे सकता है एग्जाम में? हाँ दे सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन। ये कौन मेथड में बनेगा? कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस मेथड से निकाले हम लोग? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करना है? मेरे को चुनना है, कोई इनफ्लो है तो लाओ उसको जोड़ दे, इनफ्लो है लाओ उसको जोड़ दे, इनफ्लो है लाओ उसको जोड़ दे, उधारी है हटाओ, उधारी है हटाओ, क्या पेमेंट हो रहा है लाओ इसको घटा देते हैं, क्या उधार में परचेज हुआ है चलो हटा दो। मेरे को क्या करना है? चुनना है। कैश आया है उसको लिख दो और कैश गया है उसको घटा दो, बात खत्म। डायरेक्टली निकल के आ जाएगा मेरा, क्या निकल के आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सर ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बताया, फिनांसिंग और इन्वेस्टिंग में कोई मेरे को डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड नहीं बताया। तो वो सब में एक ही मेथड होता है, दैट इज व्हाट? डायरेक्ट। दैट इज ओनली डायरेक्ट मेथड। तो उसमें क्या करना है? उसमें बस चुनना है कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है और उसको क्या करना है? एडजस्ट कर देना है। ठीक है, चलो अब एक बात बताना मेरे को, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है। एक फर्नीचर था मेरे पास, फर्नीचर था मेरे पास 1 लाख का। फर्नीचर कितना का था? 1 लाख का। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस हो गया फर्नीचर 2 लाख का।
फर्नीचर मेरा कौन सा आइटम आएगा? ऑपरेटिंग आइटम आएगा या इन्वेस्टिंग में आएगा या कि फाइनेंसिंग में आएगा? कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि नॉन करेंट एसेट्स हैं। तो एक बात बताओ, इन फर्नीचर ओपनिंग 1 लाख रुपए था और क्लोजिंग 2 लाख रुपए हो गया है, तो फर्नीचर हम लोग खरीदे होंगे कि बेचे होंगे? खरीदे होंगे। फर्नीचर में क्या किए होंगे? खरीदे होंगे। तो फर्नीचर को हम लोग अगर खरीदे होंगे तो मेरे पास पैसा आया होगा कि मेरे पास से पैसा गया होगा? गया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? कैश इनफ्लो होगा कि कैश आउटफ्लो बोलेंगे इसको? हम लोग बोलेंगे कि आउटफ्लो ऑन, मतलब कि क्या बोलते हैं, परचेज ऑफ, परचेज, इसको ऐसे बोल सकते हैं एक्विजिशन, एक्विजिशन ऑफ फर्नीचर। कितना कितना का एक्विजिशन हुआ? 1 लाख का। एक क्वेश्चन और, मेरे पास फर्नीचर इस बार क्वेश्चन में कितना था? 1 लाख रुपया, और इस साल मेरा डिप्रिसिएशन कितना हुआ? 20,000 रुपया। ठीक है। और क्लोजिंग फर्नीचर कितना है? 80,000। तो क्या हम लोग फर्नीचर खरीदे हैं या बेचे हैं? बेचे हैं। ओपनिंग फर्नीचर है 1 लाख का, 20,000 का हमने क्या किया है? डिप्रिसिएशन चार्ज किया इस साल। और क्लोजिंग फर्नीचर कितने का दिख रहा है? 80,000 का। तो क्या हमने कोई फर्नीचर बेचा या खरीदा है? कुछ ऐसा किया है क्या? बेचे हैं। 1 लाख का फर्नीचर था, 20,000 डिप्रिसिएशन लगा तो फर्नीचर का वैल्यू घट के हो गया था 80,000, और क्लोजिंग बैलेंस भी 80,000 दिखा रहा था, और तुमको लग रहा है कि फर्नीचर बेचे हैं। कहाँ बेचे हैं यार? 80,000 का फर्नीचर, 80,000 दिख रहा है बैलेंस। कुछ खरीदे बेचे हैं क्या? कुछ नहीं हुआ। 1 लाख का फर्नीचर था, ठीक है, 20,000 डिप्रिसिएशन लगाए हम लोग, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है? 80,000। तो कुछ बेचे हैं क्या? ये तो डिप्रिसिएशन लगने की वजह से फर्नीचर का वैल्यू घटा। इसको थोड़ी हम लोग बोल देंगे कि फर्नीचर बेच दिए हम लोग। अगर डिप्रिसिएशन लग करके फर्नीचर का वैल्यू घट जाता है तो इसको ये थोड़ी बोल देंगे कि फर्नीचर लोग बेच दिए हैं। नो इफेक्ट। क्या कोई इफेक्ट आया क्या? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं आया। लेकिन फर्नीचर था मेरा कितना? 1 लाख का, 20,000 पे डिप्रिसिएशन लगा, और क्लोजिंग फर्नीचर मात्र 30,000 का दिखा रहा है। इसका मतलब हमने क्या किया? फर्नीचर बेचा है। अब बोलेंगे फर्नीचर बेचा है, क्योंकि डिप्रिसिएशन लगने के बाद कितना का फर्नीचर था? 80,000 का, लेकिन अभी वैल्यू कितना दिख रहा है? 30,000। तो मेरे को क्या करना होगा? अब हमको पता चला है कि 50,000 का फर्नीचर बिका है, लेकिन कितना में बिका है, कैसे बिका है, इसको जानने के लिए हम क्या बनाएंगे? फर्नीचर अकाउंट खोलेंगे। और अकाउंट खोलेंगे इसलिए आपको हम क्या पढ़ने के लिए बोले थे? कि डिप्रिसिएशन समझना है, क्योंकि डिप्रिसिएशन में हम लोग फर्नीचर मशीनरी अकाउंट बहुत खोलते थे। मेरे को याद भी था कौन कौन सा अकाउंट था उसमें। एक डिप्रिसिएशन का अकाउंट हुआ करता था, एक किस चीज का अकाउंट हुआ करता था? मशीनरी या फिक्स्ड एसेट्स, कुछ भी बोल सकते हो। और दूसरा कंसेप्ट क्या था? प्रोविजन वाला। आई होप कि आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, क्योंकि मेरे एंड से ये एकदम बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम जा करके यहाँ से फिर आपको कोर्स कंप्लीट करवाएं और डिप्रिसिएशन बढ़ाना स्टार्ट करें। नो, हम दम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि हम अब यहाँ से आपको डिप्रिसिएशन बताएं। तो हम जो भी यहाँ से कंसेप्ट पढ़ाएंगे वो हम ये एज्यूम करेंगे कि आपको डिप्रिसिएशन आता है। ठीक है। और आप अगर नई क्लास में समझ में आ रहा है तो आप घर जाइएगा और बचपन वाला जो 11th का बुक है उठाइएगा, पूरा डिप्रिसिएशन एक दिन में कंप्लीट कीजिएगा, फिर जाकर के ये क्लास फिर से आप देखिएगा, फिर आपको पूरा का पूरा क्लास समझ में आने लगेगा कि अच्छा सर ये बोल रहे थे, सर वो बोल रहे थे। लेकिन आपके पास 3 दिन का टाइम था, अगर आप अपने पढ़ाई के लिए सीरियस हुए होंगे तो आपने वो क्लासेस कंप्लीट करा होगा और डिप्रिसिएशन करके आए होंगे। तो हम ये पूछने वाले भी नहीं है कि किसने किया है किसने नहीं किया है। जो जिनको एग्जाम देना है, जिनको पास होना है वो किए होंगे, जिसको नहीं देना है, जिनको कोई मतलब नहीं है, वो नहीं पढ़े होंगे। और इससे मेरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तो 10 साल पहले पास हो गए थे, है ना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। From the following particulars, calculate cash flow from investing activities। कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसमें मेरे को क्या बोला है कि कैलकुलेट करके बताइए क्या? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। परचेज है और सोल्ड है। ठीक है। लैंड परचेज किया कितना? 5 लाख का।
मशीन परचेज किया कितना 3,40,000 का, इन्वेस्टमेंट परचेज किया 4,10,000 का, मशीन सेल किया कितना 450, इन्वेस्टमेंट सेल किया कितना 150, अब पेटेंट सेल किया कितना 60,000, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट 10,000 है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट 8,000 है, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कितना है 50,000। मेरे को क्या बोला है आप कैलकुलेट करके बताइए क्या कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक एक आइटम देखेंगे और समझेंगे क्या मतलब है और उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, वो क्या कैलकुलेट करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मेरे को क्या निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लैंड परचेज किया कितने का 5 लाख का, तो 5 लाख का लैंड परचेज किया होगा तो मेरे पास पैसा आया होगा कि गया होगा मेरे पास से, लैंड परचेज किए होंगे तो पैसा आया होगा कि गया होगा। तो हम लोग क्या लिख देते हैं एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर किया तो कितना पैसा आया गया 5 लाख, तो गया तो इसको माइनस में लिखेंगे। कैश फ्लो में हमारा यही कंसेप्ट था। जो आउटफ्लो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग माइनस में, इसको मैंने लिख दिया माइनस में कितना 5 लाख रुपया। मशीन खरीदे तो मेरा पैसा आया होगा कि गया होगा, गया होगा कितना एक्विजिशन ऑफ मशीन 3,40,000। उसके बाद क्या है इन्वेस्टमेंट परचेज किया कितने का 4,10,000 का, तो एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,10,000। ठीक है, मशीन बेचे हैं कितने में 4,50,000 में। अगर कुछ नहीं बताया कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ तो हम लोग ये मान रहे कि सेम प्राइस में बेचे हैं। तो मशीन सेल किए हैं कितना 4,50,000 का, तो पैसा आया होगा कि गया होगा, आया होगा। तो उसको ऐसे लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ क्या बेचे मशीन। कितना पैसा आया होगा मशीन बेचने पे 4,50,000, तो तुम लिख दिए प्लस में 4,50,000। उसके बाद क्या है इन्वेस्टमेंट बेचे कितने का 1,50,000 का, तो फिर से पैसा आया होगा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना पैसा आया गया होगा कि आया होगा, आया होगा कितना 1.5 लाख। उसके बाद क्या है पेटेंट्स कितना 60,000, तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स कितना 60,000। ठीक है, अब उसके बाद यहां तक तो हमने काम कंप्लीट कर लिया। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट हेल्ड। इन्वेस्टमेंट में हम लोग क्या खरीदे होंगे, इन्वेस्टमेंट में हम लोग इक्विटी शेयर खरीद सकते हैं थे, डिवेंचर खरीद सकते थे, हम लोग कोई एफडी में पैसा लगा सकते होंगे या कहीं बैंक में पैसा लगा दिए होंगे। ये सब जगह इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो हमको कुछ पैसा भी तो मिलेगा। तो कुछ मेरे को डिविडेंड मिला है किस पे ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, कुछ शेयर्स को हम लोग इन्वेस्टमेंट में रखे हुए थे, उससे कितना डिविडेंड मिला मेरे को 10,000। तो ये जो 10,000 मेरे को मिला ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किए थे तभी आया ये पैसा। तो ये मेरा कौन सा आइटम में दिखेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये 10,000 आया कि गया प्रोसीड्स फ्रॉम डिविडेंड, तो डायरेक्ट लिख दो डिविडेंड इनकम रिसीव्ड। क्या लिख दो डिविडेंड इनकम। कितना 10,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन
डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट पे रखे थे डिवेंचर, उस पे क्या मिला? इंटरेस्ट। तो ये भी इंटरेस्ट मिला, कौन सा एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो इसको भी लिख देंगे डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर, ऐसे लिख सकते हैं। कितना? 8,000। डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर पे हम लोग कितना डिविडेंड पे किए? 50,000। तो हम लोग यहाँ पे डिविडेंड क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। तो क्या जो इन्वेस्टमेंट रखे होंगे उस पर पे किए होंगे क्या? इन्वेस्टमेंट रखने पे हम लोग क्या डिविडेंड पे करेंगे कि मेरे को मिलेगा? नहीं। तो जो डिविडेंड पे कर रहे हैं ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब हम जो शेयर इशू किए हैं उस पे, तो वो मेरा इन्वेस्टिंग आइटम है कि मेरा फाइनेंसिंग आइटम है? फाइनेंसिंग आइटम है। हम लोग जो शेयर इशू किए हैं वो मेरा फाइनेंसिंग आइटम है, उसी पे हम लोग डिविडेंड पे करेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा फाइनेंसिंग आइटम होता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसको कंसीडर करेंगे कि नहीं? कंसीडर नहीं करेंगे। अब बताओ टोटल में कितना आ रहा है? तो आंसर देख के बता सकते हैं कि 5,72,000 नेट में इनफ्लो है, इनफ्लो नहीं आउटफ्लो है। तो आउटफ्लो है, उसको क्या बोला जाएगा? कैश यूज्ड इन नेट कैश, देख लेना आंसर सही है कि नहीं। यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जिसको पढ़ाई नहीं से मतलब है लिख लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, मेरे को क्लियर कट दे दिया था कि इतने रुपए का मशीन खरीदा, इतने का बेचा, इतने का ये किया, उतने का वो किया, और हम लोग बहुत आसानी से जोड़ लिए कि कितना बेचा, जो बेचा वो पैसा आया, जितना खरीदा वो पैसा गया, और नेट मेरा इनफ्लो या आउटफ्लो था। लेकिन अब आपको लगता है कि आप लोग का लाइफ इतना आसान होगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो इन लोग तिगड़म भिड़ाए गई। तो अब हम लोग को फिगर दिया कुछ इस तरीके से, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग बैलेंस इधर है 31 मार्च 14, ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा ध्यान देना, नहीं तो पता चलेगा कि एग्जाम में आप लोग गलत कर दिए। ओपनिंग इधर दे करके रखा है और 31 मार्च 15 क्लोजिंग यहाँ दे करके रखा है। हाँ, उल्टा दिख देता है, खेलेगा आप लोग के साथ। हम लोग भी किसी न किसी के साथ खेलते ही हैं, तो हम लोग के साथ भी तो कोई खेलेगा ही, है ना। तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन लैंड, इन्वेस्टिंग आइटम है, यस और नो? यस, इन्वेस्टिंग आइटम है। 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये भी इन्वेस्टिंग आइटम है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, नॉन करेंट एसेट्स, ये भी मेरा क्या है? इन्वेस्टिंग आइटम है। गुडविल, ये भी मेरा, ये क्या है मेरा, क्या है ये क्या है? गुडविल, व्हाट इज गुडविल? जनरली गुडविल का क्या होगा, चलो इसको भी इन्वेस्टिंग मान लेते हैं, इसको भी क्या मान ले हम लोग? इन्वेस्टिंग, या इसको देखेंगे, चलो इस पे लिख देते हैं चेक। आगे इन्फॉर्मेशन जैसा होगा वैसा हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है गुडविल के साथ। ए मशीन कॉस्टिंग 40,000, ए मशीन कॉस्टिंग 40,000 depreciation provided thereon 12,000 was sold for 35,000। ये सब चीज कहां देखा करते थे? कौन से चैप्टर में सब देखा करते थे? डिप्रिसिएशन वाले। हम लोग कौन सा चैप्टर भी पढ़ रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसलिए हमने क्या बोला था कि डिप्रिसिएशन को आपको क्या करना है? रिवाइज करके आना है। अब मेरे को किस पे बोल रहे हैं? मशीन पे बोल रहा है, प्लांट एंड मशीन पे बोल रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि एक मशीन है जिसका 40,000 कॉस्ट था, 12,000 डिप्रिसिएशन लग चुका था, वो कितने बिक गया? 35,000 में। अब बताओ कि कैश फ्लो और कैश इनफ्लो या आउटफ्लो कितना आया? अब ये कैसे पता चलेगा? जब तक हम मशीनरी अकाउंट का क्या नहीं बनाएंगे, अकाउंट नहीं बनाएंगे, लेजर नहीं बनाएंगे, तब तक मेरे को पता ही नहीं चल पाएगा कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है ना। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 60,000। बोला डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है साल भर में? 60,000 चार्ज हुआ है। बनाओ यार, क्या कर रहे हैं? अब बनाने के लिए दे दिया। डिप्रिसिएशन चार्ज कितना हुआ? 60,000 चार्ज हुआ है। अब मेरे को
जो जो इंफॉर्मेशन पता रहेगा, जो जो क्लियर कट जो दिखता है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी का देखा जाएगा। ठीक है, चलो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, कुछ ज्यादा ही मेरा कर्सिव हो जाता है ना, थोड़ा बाहर का मेरा एसेंट आ जाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब देखो इन्वेस्टमेंट इन लैंड कितना था, ओपनिंग था 6 लाख और क्लोजिंग कितना हो गया 16 लाख। इसका मतलब क्या आपको लगता है, शुरू में लैंड मेरे पास 6 लाख का था, बट ईयर एंड होते होते लैंड मेरे पास कितना हो गया 16 लाख का। तो इससे क्या आपको समझ में आता है? हाँ क्या जमीन का वैल्यू बढ़ गया? वाह, इसका मतलब ये कि हम लोग ड्यूरिंग द ईयर लैंड खरीदे हैं। ये बुक वैल्यू थोड़ी मार्केट वैल्यू थोड़ी बता रहा है, मेरा बुक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होता है ना। तो कितना 6 लाख का था और 16 लाख का हो गया लैंड, इसका मतलब हम लोग लैंड परचेज किए हैं, एक्विजिशन ऑफ लैंड। लैंड कितना का लैंड परचेज किया हमने, 10 लाख का लैंड परचेज किया, तो इसको माइनस में लिखते हैं, पैसा गया होगा मेरे पास से। ठीक है, उसके बाद 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पहले कितने का था 4 लाख का, और लास्ट में क्लोजिंग में कितना हो गया 2.5 लाख। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट क्या किए होंगे, परचेज किए होंगे कि सेल किए होंगे? सेल किए होंगे। इन्वेस्टमेंट क्या किए होंगे हम लोग, सेल किए होंगे। कितने का इन्वेस्टमेंट सेल किए होंगे 1.5 लाख, 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट सेल किए होंगे। क्या मेरे को बताया कि प्रॉफिट पे बेचे हैं या लॉस पे बेचे हैं? तो माना जाएगा कि 1.5 लाख पे ही बेचे हैं। तो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या किए, बेचे। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना का इन्वेस्टमेंट हम लोग बेचे 1.5 लाख का, एज्यूम करेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचे, बेचे तो प्रॉफिट मतलब कि कैश सरप्लस हुआ, तो प्लस क्या है हम इसको पॉजिटिव में लिखें। अब एक बात बताओ, 10% आगे लिखने का मतलब क्या होता है? 10% आगे लिखने का मतलब क्या होता है, उस पर वो इनकम मिलेगा। और एग्जाम सॉरी क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा लिखा है कि कब परचेज हुआ है कब सेल हुआ है? ओपनिंग कितना था 4 लाख और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितना है 2.5 लाख। तो बताओ इंटरेस्ट कितने में मिलेगा सर? हम बताए थे आपको क्या कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि कब परचेज हुआ है कब सेल हुआ है, तो कब मान लो ओपनिंग में। तो सेल हम लोग ये एज्यूम कर लिए कि ओपनिंग में ही हम लोग सेल कर दिए, तो ओपनिंग से ही मेरा बैलेंस कितना रहा इन्वेस्टमेंट का 2.5 लाख। शुरू से 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट रहा लास्ट तक, तो मेरे को इसमें इनकम भी कितने पे मिलने वाला है 2.5 लाख पे। कितना इनकम मिला होगा 10%, इस पे कितना मिला होगा 10% मिला होगा। तो ये मिला होगा तो वो भी मेरा क्या था इनफ्लो। प्रोसीड्स फ्रॉम, इतना मत लिखो, इसको लिख दो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कितना एग्जाम में आप क्या करोगे, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसका नोट दे सकते हो कि वी हैव एज्यूम्ड दैट क्या कि इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2014। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 2.5 लाख का 10%। कम से कम वर्किंग नोट नहीं दोगे तो कम से कम इतना तो लिखोगे कि उसको समझ में आए कि कैसे लाए हम लोग 25,000। ठीक है, पैसा आया तो इसलिए पॉजिटिव में लिख दिए। अब प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेशन दे दिया हमको, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है।
प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है और मेरे को बहुत सारा कंफ्यूजन भी हो रहा है ना, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो हम क्या बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी का हम लोग क्या बना देंगे, अकाउंट बना देंगे। चलो प्लांट एंड मशीनरी का हमने यहाँ पे अकाउंट ही बना दिया। प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस कितना बताया था प्लांट एंड मशीनरी का, 2 लाख। ओपनिंग वैल्यू था 2 लाख, तो हमने लिख दिया टू बैलेंस बीडी कितना 2 लाख। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 3 लाख, तो हमने लिख दिया टू बैलेंस बाई बैलेंस सीडी कितना 3 लाख। कैश फ्लो मेरे को निकालने के लिए क्या मेरे को ओपनिंग और क्लोजिंग से मतलब है, ओपनिंग क्लोजिंग से मेरे को से कुछ फायदा उठाते हैं हम लोग, फिगर्स का यूजेस करते हैं, लेकिन मेरे को मतलब क्या होता है कि कितना खरीदाया कितना बिका, ये सीधा सीधी बता देता हूँ। क्या जरूरत है ओपनिंग और क्लोजिंग जानने का, मेरे को तो यही जानना है कि क्या खरीदा क्या बेचा, कितने में बेचा और कितने में खरीदा। तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख रुपया, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है 3 लाख रुपया। अब क्या दिया उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, बोला एक मशीन जिसका कॉस्ट कितना था 40,000, उस पर डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हो चुका है 12,000, मतलब उसका वैल्यू कितना बचा हुआ था 28,000। और कितने